अबे मैं मेरिट सेन में हूँ। एक मिनट को मेरे बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारे पास क्या है, वो हमने पढ़ना शुरू करना है यहाँ पर अपने पास यूनाइटेड नेशंस का। और बेटा ये आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा मेरे बच्चों, हम ज़रा कंटिन्यू करेंगे। कश्यप बेटा माइक पर आओ, बेटा माइक ऑन कर लो मेरा बच्चा आप। यस सर। हाँ बेटा कश्यप, लास्ट टाइम यहाँ था मेरा ख्याल है हम लोगों ने शायद, मैंने तुमको तुम सब लोगों को एक सवाल दिया था ना कि बताओ भाई, हमारे पास अगर दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात को बेहतर बनाना है तो कैसे बनाना है, याद है? जी सर। हाँ, तो तुम्हारी जिस तरह की टोन है ना, जो हंसी छुपी हुई है, इसका मतलब ये है कि तुमको याद भी नहीं था। सही बोल रहा हूँ, है ना? सर जी सही कह रहे हैं, असल में हम लोग शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो इसलिए मैं भूल गई सर। चलो कोई बच्चा, कोई मसला नहीं मेरा बच्चा, मैं सिर्फ पूछ रहा था, मैं खुद बता दूंगा। लेकिन चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है कि फिर भी आप क्लास मिस नहीं कर रहे, शाबाश बेटा। चलो खैर, मैं लेक्चर के आखिर में बताता हूँ। अभी बेटा जरा हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अगर यहाँ से पढ़ना शुरू करो, बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे, बता दो पहले। मुझे सर आपके, बुक से। ठीक है पढ़ो बेटा, यहाँ से पढ़ो। हियर इज एन एग्जांपल, ये पढ़ो जरा। Here is an example of what international work means. Canals, rivers, and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways. In most of the Far East, half the people live on the great rivers. So the United Nations organized the Inland Water Transport Tour of Asian experts to view the operation of waterways. In other parts of the world, members of the tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, and Vietnam. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan, and India so as to learn about their problems. The Asians then went to Europe, where they visited shipyards and waterways in France, Germany, and the Netherlands. They saw new types of boats in England and Scotland. Going on to the United States, they studied water transport on the Ohio and Mississippi rivers and along the coastal canals. The members of the tour discussed the problems of water transport with experts in the countries they visited. All this information had to be thought over and sorted out to find what might be useful in Asia. The members of the tour returned to the countries prepared not to imitate what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. UN Day is celebrated on 24th October every year. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the UN and its ideals. On UN Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of the UN, we hope, will one day be looked upon as an important event in the world history. बस रुक जाओ, रुको रुको रुको। अच्छा मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों से लास्ट में एक सवाल पूछा था, मैं आपको उसका आंसर लेक्चर के अभी आखिर में देता हूँ। लेकिन ज़रा देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि एक और जो यूनाइटेड नेशन के हमारे पास काम की एग्जाम्पल है, वो क्या है? कहने का वो ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि कैनाल्स, रिवर्स, लेक, जो दरिया वगैरह, झीलें वगैरह, तालाब, सारे की सारे जो चीज़ें मौजूद हैं, कहने का ये हमारे पास नेचुरल हाईवेज़ के तौर पे, मतलब कि हमारे पास काम करते हैं, कि नेचुरली तौर पे ये हमारे पास बनी हुई हैं। और बोलने कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाखों करोड़ों में, जो कि अपनी ज़िंदगी का एक ज़्यादातर हिस्सा जो है बोट्स पे गुजारते हैं। लाइक उनका काम ऐसे होता है मेरे बच्चों। और कहते हैं क्या कि अगर हम बात करें कि ईस्ट की जानिब, फार ईस्ट की, तो भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाफ द पीपल लिव ऑन द ग्रेट रिवर्स, के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिवर्स से मतलब रहना, लाइक मतलब उसी सेंस में आ रहा है, ठीक है, कि काम वगैरह करना सारा मिल मिला के आ रहा है। कह रहे हैं कि तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि एक टूर अरेंज किया, ट्रांसपोर्ट टूर, किसके लिए? एशियन एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि वो क्या करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सके, दूसरे हिस्सों में जाके देखें कि भाई जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज है वो कितनी एडवांस्ड हैं इस सिस्टम के मुताबिक। तो मेंबर्स जो आए थे वो किस किस कंट्री से आए मेरे बच्चों? वो आए थे बर्मा से, इंडिया से, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम से आए थे। अब मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं कि इस ग्रुप ने जो है शुरुआत करी कहाँ से? थाईलैंड से शुरुआत करी, फिर वो बर्मा गए, पाकिस्तान, सॉरी माय मिस्टेक,
पहले बता रहे हैं कि टूर जो मेंबर्स है वो कौन, बर्मा से आए, इंडिया से आए, इंडोनेशिया से आए, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम से आए, इसे वियतनाम पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों इन्होंने पहले क्या किया कि इस टूर का स्टार्टिंग पीरियड उन्होंने क्या किया कि पहले वो एक दूसरे के ही मुल्क में उन्होंने चक्कर लगाए, देखने के लिए कि यार जरा पहले हम चेक तो करें कि हमारे अपने हम लोगों को इस जगह पर जो हम एशिया एशिया में रहते हैं हमें किन चीज मुश्किलात का सामना है। फिर उसके बाद मेरे बच्चों वो लोग कहाँ गए, यूरोप गए, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह के शिपयार्ड्स देखे, फ्रांस में गए, जर्मनी में गए और नीदरलैंड्स में गए, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस कंट्री है मेरे बच्चों, ऑब्वियसली बात है, यूरोप हमसे बहुत एडवांस्ड है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड गए, स्कॉटलैंड गए, वहां पर उन्होंने डिफरेंट तरह की शिप्स देखी, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स जाते हुए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के बारे में भी स्टडी किया। ओहायो, इसे पढ़ते हैं मिसिसिपी, जो रिवर्स वगैरह पे मतलब कि बड़े लेवल पे मतलब ऑपरेट कर रही थी। अब ये मेंबर्स जो थे ना मेरे बच्चों, इन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि भाई किन क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं, और ये जो सिस्टम यहाँ पर जो अप्लाई हुआ हुआ है क्या हम अपने मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बेटा ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक जगह पर एक चीज़ होते हुए देख रहे हो तो उसको आप अपनी जगह पर भी अप्लाई कर सकते हो, लाजमी नहीं है ना। हर जगह पे रहने वाले लोगों की सोच क्या है, बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग अलग सोच है। लिहाजा आपको अपने मुल्क के मुताबिक, उस सिचुएशन के मुताबिक, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक, उस क्लाइमेट के मुताबिक आपको अप्लाई करना पड़ता है। सही है, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, तभी बेटा आप जाके किसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। वरना अगर आपने बगैर सोचे समझे ऐसे ही अप्लाई कर दिया, क्या होगा, फ्लॉप हो जाओगे आप, बिल्कुल फ्लॉप होगे, क्यों नहीं होगे। मेरे बच्चों आप खुद सोचो ना कि जगह भी तो आपने देखनी होती है ना, पूरा प्लान करना पड़ता है कि हमको किस जगह पे क्या करना है। और कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है ना कि तमाम इन्फॉर्मेशन को इनको सोचना पड़ा और उस पर सॉल्यूशन निकालना पड़ा कि उनके लिए क्या यूजफुल हो सकता है। तो कह रहे हैं ये जो मेंबर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जब अपने मुल्क में वापस गए तो उन्होंने ये अपने अपने मुल्क के मुताबिक ये अपनी मेंटेलिटी बना ली थी कि जो हम कुछ देख कर आए हैं, जो सीख कर आए हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उसको अपने मुल्क में अप्लाई किस तरह से करना है। अब बेटा बात ये आती है कि इनका अपना भी एक्सपीरियंस ऑलरेडी पहले से था इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो जो इंफॉर्मेशन लेकर आए थे ना वहां से, उसको उन्होंने एज इट इज अप्लाई नहीं कर दिया, बल्कि एक कहते हैं ना, एक ऐसी शेप दी उसको कि ये शेप उनके लिए, उनके मुल्क में अप्लाई करने के लिए क्या हो, थोड़ी बेहतर साबित हो, ताकि उसको क्या कर सके मेरे बच्चों, अप्लाई कर सकें उसको। अब उसके अलावा मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ है कि कह रहे हैं कि UN डे मतलब यूनाइटेड नेशन का जो डे है, जैसे कि अलग अलग डेज मनाया जाता है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये वो कर कर आके कह रहे हैं कि 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। और कह रहे हैं कि पैट्रियोटिज्म जो हुब्बुल वतनी है, आज के दिन में ये सिर्फ यही नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ अपने मुल्क के लिए बेहतरी करे, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के और इसके आइडियल्स के लिए भला करे। मेरे बच्चों विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भाई मैं नहीं मानता इस बात को। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात खुलेआम बोलता हूँ कि नहीं भाई, ये बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। चैप्टर में लिखा हुआ है भाई, सबसे पहले अपना मुल्क, पहले अपने मुल्क को बचाना है, पहले अपने मुल्क के लिए बेहतरी करनी है, बाद में दूसरों करो। बिल्कुल करो, दूसरे मुल्कों के साथ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, लेकिन पहले अपने कदम जमाओ। ये मत करो कि खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा दो, ये हरकत नहीं करना कभी भी। पहले अपने मुल्क का सोचो, बाद में दूसरों का सोचना, सिंपल एज दैट। और कह रहे हैं कि और इस दिन हम क्या करते हैं, ये क्या हम दो मतलब कि ये अहद करते हैं कि हम क्या करेंगे, कि हम दुनिया में इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। और कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो वजूद में आया है, तो इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि यकीनन आने वाले वक्तों में ये क्या साबित होगा, ये ऐसे साबित होगा कि एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक इवेंट हिस्ट्री का वो माना जाएगा कि ये दुनिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था कि जिस दिन यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली तौर पर वजूद में आए। मेरे बच्चों यहाँ तक हमने जिस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ लिया है, अब यहाँ से हम पार्ट 2 पढ़ना शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस कब वजूद में आई, क्यों वजूद में आई और इसका टारगेट क्या है। ठीक है, कब वजूद में आई, व्हेन, व्हाई, कब वजूद में आई, क्यों वजूद में आई और व्हाट आर इट्स एम, इसका टारगेट क्या है, एम क्या है इसका। ठीक है, अब मेरे बच्चों पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि हाउ डज यूनाइटेड नेशन ऑपरेट, कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ऑपरेट कैसे करती है, काम कैसे करती है। असल बात यह है कि इसके जो आइडियल्स है मेरे बच्चों, वो काम कैसे करेंगे, ये मैं आपको मेरा पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। अभी हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो लेट्स सी मेरे बच्चों क्या होता है। हया बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। जी सर। हया बेटा बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे बेटा बताओ।
स्क्रीन से। ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ से लेट अस से पढ़ना शुरू करो और जहाँ पर ए पॉइंट खत्म हो रहा है ना, सिटिंग्स ऑफ द असेंबली, यहाँ तक पढ़ना बेटा आपने, पढ़ो। Okay. The central and principal organ of the UN is the General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to the assembly, but each member has only one vote. The General Assembly may consider any question related to peace and to the advancement of happiness and justice in the world. It elects it it elects its own president at each sitting. Besides 6 main communities for its usual work, communities of many kinds are appointed for special purpose and to prepare the work for the regular sitting of the assembly. अरे इतनी जल्दी, पहले वर्ड तो पूरा पढ़ लेती है अल्लाह की बंदी, ऐसा लगा था क्लिक किया हुआ है, सिटिंग ऑफ द असेंबली पूरा तो पढ़ लेती मेरा बच्चा। अच्छा बेटा ये कम्युनिटीज नहीं है, ये है कमिटीज लिखा हुआ है, कम्युनिटीज तो एक अलग वर्ड होता है, सही है। अच्छा मेरे बच्चों हमने अब क्या पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो इदारा ये काम कैसे करता है। कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है मेरे बच्चों, जैसे कि हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में मेरे बच्चों क्या है, हमारा जो दिल है वो क्या है, वो प्रिंसिपल ऑर्गन है, सही है ना। कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है भाई, कि यहाँ पर तमाम के तमाम जो मेंबर्स है ना मुल्क, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। कह रहे हैं कि हर मुल्क अपनी तरफ से जो मेंबर है वो क्या कर सकता है कि 5 मेंबर्स को भेज सकता है, 5 मेंबर्स को, ठीक है, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को मेरे बच्चों असेंबली में भेज सकता है, लेकिन हर मेंबर का वोट एक काउंट होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई इनकी मीटिंग वगैरह हो रही है तो रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान से 5 बंदे जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वोट एक ही काउंट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 5 गए तो 5 वोट काउंट होंगे, भाई क्या पता मसरूफियात की वजह से कोई 2-3 बंदे जाएं, क्या पता कहीं 4 जाएं, क्या पता कहीं पर एक चला जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक मुल्क का एक वोट काउंट होगा। और बोल रहे हैं क्या कि जनरल असेंबली किसी भी वक्त किसी भी क्वेश्चन से मतलब कि बात कर सकती है, उसको सामने लेके आ सकती है, जिसके बारे में ये लगे कि ये दुनिया में अमन अमान कायम करने के लिए मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, ये हमें मतलब इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। और हर सिटिंग में अपना खुद का प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट मेरे बच्चों मतलब ये कि कौन उस मीटिंग को लीड करेगा, कौन मतलब देखेगा। प्रेसिडेंट का मतलब सिर्फ सदर उस तरह से नहीं होता, मुल्क का सदर वो नहीं होता बेटा। अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेड होता है वो भी प्रेसिडेंट ही बेसिकली कहलाता है। तो इलेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट और सिलेक्ट में फ़र्क क्या होता है बेटा? सिलेक्ट होता है मिसाल के तौर पे मैं अगर बोलूँ कि भाई आज से इस क्लास में ये मॉनिटर है तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट होता है वोटिंग के जरिए, तो वोटिंग करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं जनरल असेंबली का जो मतलब मेन काम है वो काम करने के लिए क्या है, 6 मेन कमिटीज़ हैं उसका यूजुअल काम करने के लिए, लेकिन बहुत सारी अलग कमिटीज़ भी अपॉइंट की जाती हैं कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए, ताकि वो क्या करें कि मतलब जो सिटिंग्स वगैरह जो मीटिंग्स होती हैं असेंबली की उसके लिए अपने आप को तैयार भी कर सकें। सही मेरे बच्चों, ये हमने पढ़ा जनरल असेंबली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो लेट्स सी मेरे बच्चों, इसकी शुरुआत करते हैं। सिमरन बेटा माइक पर आइएगा, सिमरन बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा जरा ये बी वाला पॉइंट पढ़ो। The Security Council is made up of 15 members. 5 of these are permanent members: China, France, the United Kingdom, Russia, and the United States. Of the other 10, 3 each year are elected by the General Assembly for 2-year terms. Matter of importance have to be supported by every one of the 5 permanent members. That is, each one of these nations has a वीटो। veto. If one of them says no to any matter, it is dropped for the time being at least. ठीक है, अब मेरे बच्चों ज़रा यहाँ पर आ गया, बड़ी अहम चीज़ आ गई है। मैं देखता हूँ कि तुम लोग मुझे आंसर क्या दोगे। बेटा सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल मेरे बच्चों क्या बोलने हैं कि इसके मेंबर्स कितने हैं, 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं, जो कि कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूएसए। मतलब कि अगर आसान याद रखना तो यूँ याद रख लो, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, इसको यूँ याद रख लो, मैं खुद भी इस तरह याद रखता हूँ। और कह रहे हैं कि अगर हम बात करें जो 10 जो टेम्पररी हैं उनमें से क्या होता है कि हर साल जो है ना 3 जो है इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली की तरफ से, कितने अरसे के लिए, 2 सालों के लिए।
और बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं ना दुनिया में, जो भी डिस्कस किए जाते हैं, लाजमी बात यह है कि 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स उस पे यस कहें। अगर 4 ने यस कर दिया और एक ने क्या कर दिया, नो कह दिया, तो उस मसले को उस वक्त के लिए क्या किया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा और दोबारा उसके बारे में आगे बात नहीं होगी। सही है। अच्छा मेरे बच्चों, किसका खैरियत कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चों 1 मिनट को बेटा, क्या हो गया अचानक, खैरियत भाई? अच्छा मेरे बच्चों, सुनो, हम क्या बोल रहे थे कि हम यहाँ पढ़ रहे थे कि बेटा अपना, कि ये जो परमानेंट मेंबर्स की हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे बेटा कि लाजमी बात क्या है, शर्त क्या है कि सब के सब मेरे बच्चों इस बात पे एग्री करें, 5 के 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 के 5 का एग्री करना लाजमी है। अब मेरे बच्चों मैं आपको ज़रा एक चीज़ समझाता हूँ जो कि शायद अब आपको समझ में आ जाए, जो आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हो लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने क्या कहा अभी कि अगर किसी एक ने भी नो कर दिया तो वो मसला आगे नहीं बढ़ेगा, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। फिर आप अगली मीटिंग में वो मसला लेकर आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन दोबारा से सामने वाला कोई एक नो कर सकता है। अब मुझे बताओ कि अगर पाकिस्तान ये इशू लेके जाए कि भाई कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो बताओ 5 परमानेंट मेंबर्स में से कौन हमारे अगेंस्ट नो बोलेगा? अगर हम इमेजिन कर लें कि 4 ने यस बोल दिया, तो बताओ कौन सा एक मेंबर होगा जो हमारे खिलाफ जाएगा? बताओ, सोचो। बताओ बताओ बताओ, तुम लोगों के ख्याल से कौन होगा? अगर मेरे बच्चों देखो, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये 5 परमानेंट है ना, तो कौन सा वो मेंबर होगी, कंट्री कौन सी कंट्री होगी कि अगर पाकिस्तान ये बात लेके आता है कि भाई आज के बाद से जो है पाकिस्तान बोलता है कि भाई कश्मीर हमारा पार्ट है, बताओ कौन हमारे अगेंस्ट जाएगा? बताओ। अरे जवाब दे दो, एक बच्ची ने जवाब दिया है। दोनों जा सकते हैं, यूके भी जा सकता है और फ्रांस भी जा सकता है, पॉसिबल है। रशिया चाइना तो नहीं जाएंगे, इतना तो कंफर्म है। सही है, रशिया भी पाकिस्तान के सपोर्ट में ही है। अब यूके भी जा सकता है लेकिन असल में आएगा यूएसए, यूएसए सपोर्ट करता है इंडिया को। चलो मेरे बच्चों, अच्छा आप बताओ कि अगर इंडिया ये बात लेके जाए कि भाई कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो कौन नो बोलेगा? अगर 4 ने यस बोल भी दिया, कौन से एक ऐसा मुल्क है जो कि नो बोलेगा उसके खिलाफ? बताओ। ये तो आसान है यार, कौन बोलेगा मेरे बच्चों? चाइना भी बोल सकता है, रशिया भी बोल सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस चाइना के हैं। तो मेरे बच्चों अब समझ में आया मसला कश्मीर, ये है मसला कश्मीर। 4 ने अगर यस बोल दिया, एक ने नो बोल दिया, तब भी क्या होगा, वो मसला आगे नहीं बढ़ेगा। ये वाली सूरत हाल है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स सभी तो बोलते हैं कि ये मसला हल नहीं होता, और ये फिर लेकर भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि लेके जाने का फायदा नहीं है कोई। 5 के 5 परमानेंट मेंबर एग्री करेंगे नहीं, तो मसला अटका रहता है वहां पर। ये वाला सीन है, समझे? ये सूरत हाल है कि बेटा कभी कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, अब ज़रा बेटा आगे बढ़ते हैं। द चीफ ऑफिसर ऑफ यूएन, अब ज़रा ये पढ़ना शुरू करते हैं। कश्यप माइक कराओ बेटा। कश्यप माइक कराइए बेटा। Yes, sir. बेटा पढ़ो यहाँ से। The chief officer of the UN is the Secretary General. He has important political responsibilities. The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approval of the Security Council. He serves for a term of 5 years until the election of his successor. Every year, the Secretary General makes a report to the General Assembly on the work of the organization. आगे बढ़ो, पूरा ये पार्ट पूरा पढ़ लो आगे। अरे मेरा बच्चा माइक क्यों बंद कर दिया कश्यप? There is a staff of about 3,500 people working directly under the Secretary General in New York. There are also other special branches of the Secretariat with hundreds of employees at various other centers.
There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization as at the headquarters of the UN. UN employees come to the secretarial from nearly every country on earth, but they do not represent their countries. Their outlook has to be international. The Secretariat has much work to do. The staff has to prepare the matter of the various meetings. They have to manage the meetings. They have to keep a record of all that is said and done. They have to prepare daily reports for the press and the radio. During the various meetings, translators sit in soundproof cabins, listening to the speeches and translating them at the same time so that each member can hear the speech in his own language through headphones. The staff does a great amount of scientific study of various urgent problems of the day. बस सही, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या लिखा हुआ है बेटा, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि जो चीफ ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशंस का, वो कौन कहलाता है, मतलब उसकी पोजीशन क्या कहलाती है मेरे बच्चों, सेक्रेटरी जनरल कहलाती है। ये पोजीशन है। जैसे कि मेरे बच्चों अलग अलग होता है ना, मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, बहुत सारे होते हैं। तो बेटा ये यूनाइटेड नेशन का जो टॉप का जो ऑफिसर होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेक्रेटरी जनरल। और उसके पास मेरे बच्चों बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक बात याद रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सेक्रेटरी जनरल के बजाय जनरल सेक्रेटरी रख देते हैं। बेटा ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। अच्छा क्या लिखा हुआ है, कहने को सेक्रेटरी जनरल जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, जनरल असेंबली उसको अपॉइंट करती है, लेकिन किसके अप्रूवल के बाद, सिक्योरिटी काउंसिल का पहले अप्रूवल मिलता है, उसके बाद जाके इसको अपॉइंट किया जाता है। मेरे बच्चों इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, जैसे कि आप लोग देखते होंगे स्कूल वगैरह में अक्सर क्या होता होगा, टीचर्स वगैरह डेमो देने के लिए आते हैं। अगर कोई टीचर समझ में आ जाता है तो आप जानते हो कि हाँ भाई चलो इसको अपॉइंट कर लेते हैं, ये वाली सूरत हाल होती है, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे बच्चों अगर हम बात करते हैं, उसको जब अपॉइंट कर लिया जाता है, जब उसे अपॉइंट कर लिया जाता है तो वो करता कौन है, वो तो नीचे जो हेड बैठे होते हैं वो लोग अपॉइंट करते हैं ना, सही है। तो आप ये समझ लो कि जनरल असेंबली की मिसाल प्रिंसिपल की है जो अपॉइंट करता है, और सिक्योरिटी काउंसिल कौन है, वो टीचर है, मतलब कि जो कि जैसे क्लास के अंदर बैठ के आपके अपने ही स्कूल के टीचर डेमो ले रहे होते हैं, पॉइंट बना रहे होते हैं। तो पहले सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूवल देता है कि हाँ भाई हमारी तरफ से ओके है बंदा, इसको जो है आपने क्या कर लो, इसको आप अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हो। और कह रहे हैं कि 5 सालों के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है और फिर उसके बाद उसका सक्सेसर आता है। मेरे बच्चों सक्सेसर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पोजीशन पर हो, आपकी पोजीशन पर जो शख्स आपके बाद आएगा वो कहलाएगा आपका सक्सेसर। जैसे कि मिसाल के तौर बेटा, अभी जो हमारे पास अच्छा ये किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, मिसाल के तौर पे वो अगर हट जाता है, उसके बाद जो आएगा तो वो कहलाएगा उसका सक्सेसर कहलाएगा, जो पीछे गया है, सही है। तो यहाँ पे देखो एक मिसाल ले लेते हैं कि समझो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अगर अल्लाह ना करे कोई मतलब कि हालात ऐसे हों कि मुझे मैं ना कंटिन्यू कर सकूं, अगर अल्लाह ना करे मेरे बाद अगर कोई आके इंग्लिश कंटिन्यू करेगा तो वो जो आएगा ना वो मेरा सक्सेसर कहलाएगा। मैं क्या कहलाऊंगा उसका पता है, मतलब आने वाला बंदा मेरा सक्सेसर कहलाएगा, मैं उसका क्या कहलाऊंगा बताओ। आसान, ये तुम लोगों ने वर्ड सुना हुआ होगा यकीनन, पहले पक्का सुना होगा। बेटा ये कहलाता है प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर कहलाता है। दैट मीन्स के जो पिछले गुजरा है, सक्सेसर आने वाला गुंदा, सही। अब क्या लिखा हुआ है, कहने कि हर साल सेक्रेटरी जनरल क्या करता है भाई, रिपोर्ट बनाता है जनरल असेंबली के काम के लिए। एनुअल रिपोर्ट नहीं होती जो पूरे के पूरे साल में क्या रहा, क्या सूरत हाल रही, क्या कामयाबी हुई, क्या नाकामी हुई, इसके बारे में रिपोर्ट देता है। अब मेरे बच्चों आगे लिखा हुआ है क्या कि जो पूरा स्टाफ डी पॉइंट लिखा हुआ है कि तकरीबन जो सेक्रेटरी जनरल के अंडर जो स्टाफ काम करता है उसकी तादाद होती है 3500, 3500 बंदा काम करता है। और कह रहे हैं कि इनकी अलग अलग ब्रांचेस भी हैं सेक्रेटरीट की, जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। कह रहे हैं शायद ही दुनिया में कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पर इतने सारे अलग अलग मुल्कों के लोग काम कर रहे होते होंगे। और कह रहे हैं कि अगर आप बात करें यूएन एम्प्लॉयज़ की जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं बंदे, तो उनका जो आउटलुक है, जो उनकी मेंटेलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि उनकी जो मेंटेलिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए
कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने किस तरह बेहतरी का काम करना है, किस तरह से वो आगे बढ़ के काम करेंगे दूसरे लोगों के लिए। कह रहे हैं ये उनका आउटलुक होना चाहिए, वरना अगर सिर्फ पर्सनल गेन के लिए काम करेंगे कह रहे हैं फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, जो सेक्रेटेरिएट है उनको बहुत काम करना पड़ता है, वहाँ के स्टाफ को अलग अलग मीटिंग्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उनको मीटिंग्स को मैनेज भी करना पड़ता है, इवन के जो कुछ कहा गया सुना गया उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। फिर उनको डेली रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं प्रेस वालों के लिए और रेडियो वालों के लिए। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि मीटिंग्स के बीच में बहुत सारे ट्रांसलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनको साउंड प्रूफ केबिन्स में बिठाया जाता है, ताकि वो क्या कर सकें कि जो सामने वाला बंदा बात बोल रहा है उसकी बात को कन्वर्ट करके फ़ौरन से जो बंदा उस ज़बान को नहीं समझ रहा, जो दूसरे मुल्क से आया है, वो क्या करते हैं हेडफोन में उसकी बात को ट्रांसलेटर के ज़रिए सुन रहे होते हैं कि ये बंदा जो सामने खड़ा हुआ है ये बोल क्या रहा है। सही। और कह रहे हैं कि इस तरह से क्या होता है कि हर बंदा अपनी लैंग्वेज के मुताबिक क्या कर सकता है, उस ज़बान को समझ सकता है, बोल भी सकता है। आगे क्या लिखा है मेरे बच्चों, वो ये लिखा हुआ है हेडफोन्स, ठीक है। कह रहे हैं कि स्टाफ को बहुत काम करना पड़ता है, तमाम चीज़ों को अर्जेंटली तौर पे देखना पड़ता है, टेक्निकल इश्यूज़ को स्टडी करना पड़ता है। मतलब वो वाला सीन नहीं है कि कोई बंदा वहाँ पर इतने इतने बड़े लेवल पे हो रही होती है तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आके भैया फिर जो हेड वगैरह आके बोलेगा हेलो 1 2 3 माइक चेक करने लग जाए, ये वाला सीन नहीं होता। इन तमाम तरह की चीज़ों को मतलब कि वो क्या करते हैं पहले से रेडी रहते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर हमने पार्ट 2 को ख़त्म किया। मैं इधर आप लोगों को बेटा मतलब आगे पढ़ाऊँगा और डेफ़िनेटली पढ़ाएँगे, इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाएँगे। लेकिन बेटा अभी मेरा सवाल वो आप लोगों से वो वाला जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम पूछा था। अब मुझे बताइए बेटा कि आपके ख़्याल से मेरे बच्चों क्या वो चीज़ है कि जिससे आपको लगे कि 2 मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? सोच लो पहले आराम से, तुम लोगों को मैं चलो 1-2 मिनट दे रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को यहाँ से देख के मुझे बताओ तुम लोगों के ख्याल से क्या समझ में आ रहा है इस पैराग्राफ का मतलब। ये रहा पैराग्राफ, मैन एंड वुमेन, ये वाला पैराग्राफ है जो यूनाइटेड नेशन अपनी ट्रिक अप्लाई करता है। तो मुझे बताओ तुम लोगों को इससे क्या समझ में आ रहा है, फिर मैं तुम लोगों से आंसर लेता हूँ। जरा सोचो 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 सोचो। नहीं मेरे बच्चों ज़रा आप सुनो तुम लोग ज़रा, वरना गलती कर दोगे बेटा। ज़रा सारे के सारे जो क्लास में भी मौजूद हो, एक बात इमेजिन करो। आप सब बच्चे ये इमेजिन कर लो कि आप सब के सब ना एक मुल्क हो, एक कंट्री हो। अब हम इमेजिनेशन करके बेटा आपको एक बात बता दें, मिसाल के तौर पे समझो कि बुशरा जो है भाई वो टेक्नोलॉजी में अच्छी है, कशफ जो है भाई उसकी कंट्री एजुकेशन में अच्छी है, सिमरन जो है भाई वो मतलब कि मिसाल के तौर पे वेपन्स बड़े अच्छे बनाती है, जो हया जो है भाई वो सपोज कि वहाँ पर सिविलाइजेशन का जो इंतज़ाम है बहुत एडवांस्ड है, मतलब रहने सहने के तरीके एडवांस्ड है। अब देखो यूनाइटेड नेशन क्या बोलती है कि कह रहे हैं कि इनके बहुत सारे कामों में से एक काम ये होता है कि क्या करते हैं कि कंट्रीज को करते हैं मोटिवेट कि आप एक दूसरे के लिए काम करें। मिसाल के तौर पे बेटा बुशरा जो है अगर वो टेक्नोलॉजी में अच्छी है और जो मतलब कि सिमरन जो है वो अलग कामों में अच्छी है, तो क्या करेंगे दोनों के दोनों लोग अपनी तरफ से अपने मुल्क की जो स्पेशलिटी है उनके जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनकी टीम बना के एक दूसरे के मुल्कों में भेजेंगे। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, दोनों के दोनों काम करना शुरू करेंगे। मेरे बच्चों कोई काम अगर आपको बड़े लेवल पे पूरे मुल्क के मतलब नेशनल लेवल पे करना होता है ना, तो बेटा उसके लिए हमें बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपको ठीक ठाक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे ही आप काम नहीं करते, टाइम बहुत लगता है। सही है ना? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ मेरे बच्चों के, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल ठीक कर दो, क्योंकि भाई चलो कर पाकिस्तान छोड़ो, सिर्फ एक बोर्ड की ही आपने एजुकेशन क्या आपने निज़ाम ठीक करना है, अलग अलग बोर्ड है ना, सिंध में भी तो अलग अलग मेरे बच्चों बोर्ड हैं। तो आप वो इंतज़ाम ठीक करोगे कैसे, असल बात ये आती है कि सामने वाली जो आपने इंतज़ाम ठीक करना है उस कुछ तो करोगे ना भाई।
करोगे कैसे? असल बात यह है मेरे बच्चों, तुम लोगों ने वो काम करना कैसे है, सारी बात यहाँ पर आके रुकती है कि अगर आप लोगों ने मेरे बच्चों ये काम करना है तो करना कैसे है। अब देखो यहाँ पर आप जरा ये सोचो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे इस बात का जवाब दो। अगर मेरे बच्चों मुझे बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, अगर होते हैं, जो कि अक्सर ख़राब ही रहते हैं मुझे, लेकिन जैसे कि नॉर्मल से ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, क्या जंग पर जाने के चांसेस हैं कि नहीं हैं? यस नो, बस यस नो में जवाब दो, डिटेल नहीं चाहिए मुझको, सिर्फ मुझे यस और नो में जवाब दो। बताओ भाई। सही है भाई, अक्सर बच्चों ने कहा इसका, बस एक बच्ची ने कहा है, सिमरन ने कहा नो, बाकी अक्सर ने कहा है कि हाँ भाई यस में जाने के चांसेस हैं। अच्छा मैं देखो, ऐसे ऐसा क्यों पॉसिबल है? वो इसलिए मेरे बच्चों, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे ताल्लुकात ऐसे नहीं है। चलो अब इमेजिन करो कि समझो पाकिस्तान और चाइना के थोड़े ताल्लुकात खराब हो गए, थोड़ी थोड़ी नोक झोंक हो गई, थोड़ी सीरियस वाली नोक झोंक हो गई। अब बताओ चाइना के साथ अगर ये मामला तो मुझे बताओ क्या जंग पर जाने के आसार हैं? यस नो में जवाब दो दोबारा से। चाइना के साथ अगर सेम वही वाले मामला हो तो मुझे बताओ जंग पर जाने के आसार हैं? यस या नो? ऐसा क्यों है मेरे बच्चों? हमारे क्योंकि इसलिए क्योंकि हमने बहुत अरसा एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो वो जो टाइम साथ गुजारा है ना हमने, वो हमारे लिए क्या हुआ, खुद ब खुद हमारे लिए अच्छे ताल्लुकात बन गए। तो अगर ताल्लुकात खराब होंगे भी चाइना के साथ तो होगा क्या, यकीनन वहाँ के भी लोग और यहाँ के भी लोग क्या बोलेंगे कि यार बैठ के एक दूसरे के साथ बात कर लो, डिस्कस कर लो, मामला को सॉल्व कर लो, लड़ाई में मत जाओ। इतने अच्छे पार्टनर्स रहे हो तो और अच्छे अपने ताल्लुकात बना लो भाई, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लो। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बच्चा, वो सही है। लेकिन देखो अच्छा बेटा, ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि ये फौरन से पॉसिबल नहीं हुआ, बल्कि मेरा बच्चा ये पॉसिबल इस तरह से हुआ है कि हमने ताल्लुकात बनाए हैं। टाइम लगा है बेटा इतने ताल्लुकात बनाने में, ऐसे फौरन फौरन नहीं हो गया, बल्कि ये हमारे पास प्रॉपर, हमको इस चीज़ का क्या लगा बेटा, टाइम लगा है ऐसे ताल्लुकात बनाने में। तो यूनाइटेड नेशन यहाँ पर यही बोल रहा है कि जब दो मुल्क आपस में एक दूसरे के भले के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को आगे डेवलप करने के लिए काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके ताल्लुकात आगे ग्रो होते हैं, वो अच्छा उनका रिलेशन बिल्डअप होता है, और इसी तरह से मेरे बच्चों क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेट है? तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। थर्ड पार्ट बेटा इंशाल्लाह हम कल पढ़ के जो है चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। बट बेटा आज के लिए इतना ही। काइंडली मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ बेटा, ऑल क्लियर है? बताओ भाई, ऑल क्लियर बेटा? कोई सवाल है तो पूछ लो मेरे बच्चों, बेटा बता दो, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं जरा। और बुशरा बेटा आप लेट हो गए थे आज क्लास में काफी। और माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला बुशरा बेटा, बहुत आला, हद हो गई। चलो मेरे बच्चों बेटा इसको फिर हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा फिर हम जो है नेक्स्ट कल इंशाल्लाह चैप्टर को वाइंड अप करना। सही है, आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।